नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। त्रासदी की धार अब नेपाल टू बिहार, यानी कि अब नेपाल से बिहार आ चुकी है त्रासदी की धार। और बात सबसे पहले हम कोसी नदी की करते हैं। कोसी एक ऐसी नदी जिसकी धार में 7 नदियों का वेग है, 24 हिम नदी का प्रवाह है। हिमालय से उतरकर जब कोसी नेपाल होते हुए बिहार पहुंचती है तो कल कल बहती सप्तकोसी रौद्र कोसी में बदल जाती है। त्रासदी की धार ऐसी बहती है कि प्रलय छा जाता है। हमारी टीम ने नेपाल से लेकर बिहार तक कोसी से होने वाली तबाही रोकने की पड़ताल की है। देखिए खास रिपोर्ट, त्रासदी की धार नेपाल टू बिहार। नेपाल में कोसी की जीवंत धारा। बिहार पहुंचते शोक की लहर बन जाती है। कोसी महासेतु पर है और हमारे दाहिने हाथ में ये जो देख रहे हैं, ये कोसी नदी नेपाल से भारत में प्रवेश कर रही है। और यहीं से ये नदी जब प्रवेश करेगी तो ये सुपौल, मधेपुरा और बाकी जो हिस्से हैं तमाम जगहों में बाढ़ लाती है। आज से नहीं, ये सैकड़ों वर्षों से हो रहा है। लेकिन हम आपको ये सब दिखाने से पहले आपको ले चलेंगे कि कोसी किस तरह से भारत में प्रवेश करती है नेपाल से। तो यहां से हम सीधा चलेंगे नेपाल बॉर्डर पे, भारत नेपाल बॉर्डर पे, और वहां आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वर्ष दर वर्ष जो कोसी नदी है वो भारत में किस तरह से तबाही करती है। तो पूरी कहानी दिखाएंगे हम आपको नेपाल बॉर्डर पे। कोसी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है। कोसी की धार बिहार में त्रासदी की धार बनकर बहती है। मॉनसून में कोसी बड़ी तबाही मचाती है। लिहाजा इस बार मॉनसून से पहले कोसी की बेग को कंट्रोल करने की पूरी प्लानिंग है। ये नेपाल का वराह क्षेत्र है और ये सप्तकोशी नदी है। सप्तकोशी नदी यहां से जब आगे आप बढ़ते हैं लगभग 60 किलोमीटर, तो वही जाके भारत में कोसी नदी हो जाती है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यहाँ सिल्टेशन का आता है। आप जब देखते हैं ये जो पहाड़ी है, चारों तरफ से जो गाद यहाँ आता है सीधा नदी के अंदर में जाता है। और यही नदी जब आगे बढ़ेगी तो इतनी तेजी से, इतने वेग से ये नदी आगे बढ़ती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ जो नदी देख रहे हैं बिल्कुल शांत है और ये देख रहे हैं कि किस तरह से पत्थर जो लुढ़क के नदी में गिर रहा है। और भारत ने इस बार नेपाल के साथ जो एक चैनल खोला बातचीत का, उसका जरूर फायदा मिला कि जगह जगह पे बिहार सरकार, भारत सरकार के बिहार पे लगातार अलग अलग एरियाज में काम कर रहा है। और जो सफाई का काम है वो बहुत ही तेज गति से, लगभग मार्च के महीने से जो सफाई का काम है वो लगातार चल रहा है। हमने देखा कि कई जगहों पे मजदूर, दर्जनों जगह पे मजदूर काम कर रहे हैं। और खासकर दिक्कत ये हो रही है कि इस वक्त कोरोना का जो संक्रमण काल है, न सिर्फ भारत में बल्कि नेपाल में भी उसका सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। यहाँ भी एक तरह से इमरजेंसी है नेपाल के अंदर में भी। तो इन मुसीबतों में भारत सरकार और नेपाल सरकार दोनों ही मिलके इस काम को आगे बढ़ा रही है, जिससे आने वाले समय में जो मानसून का वक्त होगा, जब बरसात का सीजन होता है, उसमें कम से कम लोगों का नुकसान हो बिहार के प्लेन एरियाज में। कोसी का उद्गम पड़ोसी देश नेपाल से होता है। अरुण, तमोर, लिखु, दूधकोशी, तामाकोशी, सुनकोशी और इंद्रावती से मिलकर सप्तकोशी बनती है। इस वक्त हम मौजूद हैं नेपाल के वराह क्षेत्र में, और वराह वो क्षेत्र है जहां से सप्तकोशी नदी निकलती है, जो जैसे ही नेपाल से होकर बिहार में प्रवेश करती है वो कोसी में बदल जाती है। और हर साल कोसी इलाके की त्रासदी यह है कि हर साल बाढ़ की भी इसका झेलना पड़ता है। और बिहार सरकार लगातार प्रयास करती है हर साल कि कोसी से तबाही कम से कम हो। मनु जी, एक बात बताइए, हम इस वक्त नेपाल में हैं, लेकिन कई बार होता है कि नेपाल से जबरदस्त नेपाल में जब बारिश होती है तो बिहार में कोसी इलाके में तबाही हो जाती है। बाढ़ की मेन वजह अगर हम आपसे जानना चाहें तो आप क्या बताएंगे?
सबसे बड़ी बात यह है कि कोसी की 7 धाराएं मिलके कोसी नदी बनकर बिहार नदी में आती, बिहार के भाग में आती है। इसमें अरुण नदी माउंट एवरेस्ट से जनरेट होती है और तमार कंचनजंगा से जनरेट होती है और वेस्ट से सुन नदी आती है, बाकी और अन्य 4 धाराएं आती है। काफी बड़ा कैचमेंट एरिया है इसका और रेनफॉल ज्यादा होने पर काफी ज्यादा जलस्राव आता है और इसके साथ ही साथ कोसी नदी बहुत ज्यादा सिल्ट अपने साथ लाती है, जिसके कारण इसका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होता है। एक सवाल आपसे और पूछेंगे। हम तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए हमारे ठीक दाहिनी ओर आप पहाड़ को देख रहे होंगे और इसी पहाड़ से जब जबरदस्त बारिश होती है तो लैंडस्लाइड होता है और इस लैंडस्लाइड की वजह से जो गाद होता है वो सीधे कोसी नदी में चला जाता है और गाद की सबसे बड़ी समस्या है कोसी नदी की और यही वजह है कि हर बार ये प्रयास किया जाता है कि गाद को खत्म किया जाए, लेकिन वो फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा है। सर, गाद की समस्या की वजह हम लैंडस्लाइड तो मानते हैं, लेकिन गाद की सफाई क्यों नहीं हो पा रही है? कोसी नदी में बहुत ज्यादा सिल्टेशन होता है, सिल्ट आता है ऊपर से और सिल्ट रिमूवल की पॉलिसी, गाद प्रबंधन नीति के लिए बिहार सरकार के द्वारा भारत सरकार से अनुरोध भी किया गया है उसकी नीति बनाने के लिए और मुझे अनुमान है कि ये प्रक्रिया में जरूर होगा। कोसी अपने साथ बड़ी मात्रा में गाद लेकर बहती है, जिससे कटाव का खतरा हर साल बना रहता है। कोसी जो सप्त कोसी है वो अप स्ट्रीम में पड़ती है और जैसे ही आप वीरपुर बैराज की तरफ जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम में चली जाएगी। तो जाहिर सी बात है जो नेचुरल फ्लो है कोसी नदी का वो जैसे ही बिहार में प्रवेश करता है उसके बाद उसकी धार तेज हो जाती है और जो गाद की समस्या है वो जो बड़े तटबंध के रूप में फैल जाता है कोसी नदी, वहां पे समस्या बढ़ जाती है। सप्त कोसी नदी जिसे बिहार में कोसी नदी कहा जाता है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों के बीच से जब छोटे से धार के रूप में सप्त कोसी निकलती है तो जैसे ही बिहार में प्रवेश करती है तो इसका पाट बहुत चौड़ा हो जाता है और अमूमन बाढ़ की स्थिति में कोसी नदी के चौड़ाई और जो उसके वेग को देखकर डर लगता है और यही वजह है कि हर साल कोसी नदी अपने पीछे बड़ी तबाही भी लेकर आती है। नरेंद्र मोदी जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नेपाल के साथ कोसी पर हाई लेवल डैम बनाने का प्रस्ताव रखा ताकि कोसी के बेग को कंट्रोल किया जा सके। नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने उसके बाद जब उनका दौरा हुआ काठमांडू का तो उसमें इस बात पे चर्चा हुई कि अगर कोसी पर एक हाई डैम बने तो शायद उससे जो समस्या है बिहार की सालों से चली आ रही है, दशकों से चली आ रही है, शायद उसका समाधान हो जाए। हमारे साथ चीफ इंजीनियर है रमन जी, जो बातें होती रहती हैं इतने सालों से, हालांकि ये दोनों देशों के बीच की बात है, लेकिन अगर हाई डैम बन जाता है तो उससे कितनी बड़ी राहत होगी बिहार को? कोसी हाई लेवल डैम के निर्माण से काफी राहत मिलेगा, क्योंकि उसके बाद कंट्रोल डिस्चार्ज आने की संभावना रहेगी और कोसी नदी में अचानक काफी आए जलस्राव को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। चूंकि ये दो देशों का इशू है, अतः इसमें केंद्र सरकार की भूमिका काफी बिल्कुल। मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ के जो पहाड़ है, खास करके जो माउंटेन रीजन पूरा देख रहे हैं, ये होल्ड नहीं कर पाता। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, सामने भी मिट्टी हम देखते हैं तो सिल्टेशन इकट्ठा होता रहता है, साल दर साल ये होता रहता है, तो उसके ऊपर कुछ असर पड़ेगा क्या? आप तो एक्सपर्ट इस मामले के। जहां तक सवाल सिल्ट का है, हाई लेवल डैम बनने से सिल्ट के इनफ्लो में भी कमी आएगी। बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए, बिगर पिक्चर देखा जाए, तो इससे फायदा नेपाल को भी होगा, इससे फायदा भारत को भी होगा। खासकर जो पावर जनरेशन की बात की जाती है, 5000 मेगावाट से ज्यादा का पावर जनरेट होगा, इससे दोनों के इकोनॉमी को फायदा होगा और पावर जो जनरेट होगा उससे दोनों कंट्रीज को फायदा तो होगा ही होगा। कोसी को कंट्रोल करने के लिए हाई लेवल डैम की जरूरत तो है ही, वहीं नदी की धार और दबाव को कम करने के लिए अस्पर और परकोपाइन लगाया गया है। नेपाल के पहाड़ी और जो सेमी माउंटेनियस एरिया है उससे नीचे उतर के लगभग 20 किलोमीटर नीचे आने के बाद ये आपको एक पूरा एक मैदानी एरिया आपको दिखाई देता है। इस साइड आप देखते हैं तो आपको घास का मैदान भी दिखाई देता है, इधर आपको दूर दूर तक नदी दिखाई देती है। पिछले साल ये हुआ कि जो कोसी नदी का जो बहाव था वो इधर इस तरफ हमारी तरफ आया, पहले दूसरी तरफ ये नदी जा रही थी। तो उस नदी की को दिशा देने के लिए, एक डायरेक्शन देने के लिए ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं पिछले साल यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, परक्यूपाइन इसको बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है हम आपसे समझना चाहेंगे कि इसकी क्या भूमिका रहती है, क्योंकि नदी
काफी ये बलवती, काफी पावरफुल है, फियर्स रिवर इसको माना जाता है कोसी नदी को। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किस तरह से काम करता है? जी, इस स्ट्रक्चर को हम लोग पर्क्यूपाइन बोलते हैं। यह बहुत ही प्रभावी संरचना है। यह सिल्टेशन इंड्यूस करता है, जिसका आप रिसेंट एग्जाम्पल सामने देख रहे हैं। ये सिल्टेशन इन्होंने काफी अच्छा इंड्यूस इस बार किया, इस फ्लड में। अभी इससे बगल से पानी बह रही थी और ये सिल्टेशन अभी जो डिस्चार्ज आया था उसमें ये सिल्टेशन इंड्यूस किया है इस पर्क्यूपाइन ने। ये नदी, ये पर्क्यूपाइन लगभग पूरे लेंथ अगर इसका लिया जाए तो नदी भाग में ये लगभग 1.2 किलोमीटर है ना। और यहाँ लगाने की कोई खास वजह, क्योंकि 2008 के आसपास में कुछ ब्रीच भी हुआ था, बहुत बड़ा ब्रीच हुआ था दरअसल। वो एक्चुअली ऐसा है, वो पोर्शन तो आगे है। यहाँ है कि नदियों पर हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं उसके बिहेवियर पर, और कुछ 2 वर्षों से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि इस भाग में नदी पूर्व की ओर टिल्ट कर रही है, टिल्ट हो रही है। हाँ, ये दिख भी रही है, अभी भी दिख रही है दरअसल। हाँ, मतलब जबकि धारा अभी बलवती उतना नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि ये पूर्व की ओर टिल्ट हो रही है। खास करके कोसी नदी के इस इलाके में ये जो एरिया इन्होंने फिगर आउट किया है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अभी हालांकि मानसून नहीं है, लेकिन फिर भी नदी टुवर्ड्स ईस्ट ये टिल्ट हो रही है, पूर्व की तरफ ये नदी बहना चाह रही है। तो इसको डायरेक्शन देने के लिए, क्योंकि मानसून अभी आना बाकी है, उस वक्त तक नदी का जो फ्लो होगा वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। दूर तक जो आप एरिया देखते हैं, ये प्लेन एरियाज में आने के बाद इसकी चौड़ाई 10-12 किलोमीटर तक हो जाती है, दूर दूर तक आपको नदी नजर नहीं आएगी। तो उसके लिए ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ही कारगर स्ट्रक्चर है पर्क्यूपाइन, जिसका इस्तेमाल इस बार कोसी नदी में नदी को दिशा देने के लिए किया गया। अभी तक हमने कोसी की शांत पड़ी धाराओं को देखा, कैसे नेपाल में सिमटी हुई सप्तकोसी बिहार में कोसी बनकर सितम ढाती है। जारी है त्रासदी की धार, नेपाल टू बिहार। बिहार के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह के साथ संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो तारीख बदल जाती है, लेकिन टीस कभी खत्म नहीं होती। आज से 13 साल पहले कोसी ने सुपौल के कुसहा में ऐसी तबाही मचाई कि लाखों लोग बेघर हो गए। कोसी से तबाही का सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ। अब की बार तबाही को रोकने की मुकम्मल तैयारी है। ये रिपोर्ट देखिए। कैसे पहुंचती है बिहार में कोसी, बिहार में कैसे शोक की लहर बन जाती है कोसी। कोसी की हाहाकारी बेग को रोकने के लिए नेपाल से लेकर बिहार तक युद्ध स्तर पर काम जारी है। नेपाल के इस हिस्से में आपको हमने दिखाया कि बराह क्षेत्र से किस तरह से कोसी नदी निकलती है। इसके बाद से आपको ले चलेंगे बिहार के उन इलाकों में जब ये नदी काफी समतल हो जाती है और काफी वाइड एरिया को कवर करती है। 18 से 20 किलोमीटर का जो एरिया है और एक बहुत बड़े इलाके को लगभग तबाह करती आई है पिछले 100 सालों से कोसी नदी। तो उसको किस तरह से एड्रेस करने जा रही है बिहार सरकार, उसको भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारी टीम नेपाल में ग्राउंड जीरो पर है। देखिए यहाँ कैसे युद्ध स्तर पर कोसी के कटाव को रोकने की तैयारी चल रही है। तेजी से स्पर और बोल्डर बनाया जा रहा है, जो कोसी की धार को कम करने में मददगार होता है। ये जो लगातार यहाँ पे हम काम देख रहे हैं 42 नंबर पाया से लेकर 44 नंबर पाया तक, यहाँ पर इस बार ऐसा काम क्यों हो रहा है? ऐसा है कि पिछले वर्ष यहाँ पर कोसी नदी का दबाव काफी अधिक था और नदी के एज का काफी कटाव भी हुआ था। बाढ़ संघर्षात्मक कार्य करा करके इसे सुरक्षित रखा गया, परंतु आगामी किसी भी सिचुएशंस को फेस करने के लिए और सामना करने के लिए यहाँ रिवेटमेंट के साथ साथ स्टड्स और स्लोप्स पर बोल्डर का काम करा करके इसे सुदृढ़ किया जा रहा है। तो उसका एक कारण यह भी है कि अभी हम नेपाली तटबंध के पास हैं। नेपाली तटबंध की लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है, उसके स्पर संख्या 42 के नजदीक हम लोग हैं। यहाँ पर नदी का बेड का ग्रेडियंट बहुत स्टीप है और नदी के पानी का वेलोसिटी बहुत अधिक होता है, इसलिए उसका दबाव और कटान भी काफी तीव्र होता है। अच्छा, ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं, मतलब ये जो धार हम इस बार देख रहे हैं, धार पिछले साल इधर से मुड़ी है। ये विगत वर्ष से इधर ज्यादा दबाव बढ़ा है। अच्छा, ये इसमें जो बांधा जा रहा है, जो देखिए स्पर का मतलब क्या होता है कि स्पर का निर्माण तटबंध के किनारे किया जाता है ताकि जो पानी का दबाव है उसे कम किया जा सके। और इस वक्त आप देखिए बड़े बड़े बोल्डर रखे हुए हैं और इसको GI वायर क्रेट से बांधा गया है ताकि ये पानी में इधर उधर न जाए। और ऐसे ऐसे
लंबा निर्माण कराया गया है और बीच बीच में जो आप देख रहे हैं लोगों का बैठे हुए वो इसे क्या कहते हैं सर? स्टड्स। अच्छा, वो ताकि पानी का जो वेग है उसको कंट्रोल कर उसकी तीव्र गति को कंट्रोल करे, उसके कटाव को नियंत्रित करे, उसके दबाव को कम करे। जो बोल्डर पिचिंग किया गया वो लगाया गया है ताकि अगर इधर पानी की धार इस बार भी तेज होती है तो उसके धार को कम किया जा सके। और इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे कि देखिए पोकलेन से और लगातार इसका काम चल रहा है और बड़ी संख्या में मजदूर लगाए हैं। इस वक्त हम नेपाली साइड में हैं, तो जाहिर सी बात है नेपाल में कोसी नदी के धार को कंट्रोल करने के लिए या फिर जो बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य होता है उसे ठीक तरीके से करने के लिए जल संसाधन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है और दावा भी किया जा रहा है कि इस बार परिस्थितियां नहीं बिगड़ने दी जाएगी। नेपाली क्षेत्र में तटबंध को मजबूत करने का काम करीब करीब पूरा कर लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि अगर स्थिति सामान्य रही तो इस बार कोसी तबाही नहीं मचाएगी। सप्तकोसी, जो नेपाल में सप्तकोसी कहा जाता है, बिल्कुल शांत धारा दिख रही है, लेकिन कुछ दिन के बाद यही धारा कोसी नदी के रूप में जब बदलेगी तो कोसी के कई इलाकों में तबाही मचाती है। चूंकि लॉकडाउन की वजह से नेपाल और भारत दोनों में बंदी थी, तो इस वजह से कामकाज कितना प्रभावित हुआ है फ्लड के काम को लेकर, ये जानने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता हैं। सर, नाम बताइएगा अपना? धर्मेंद्र प्रसाद। धर्मेंद्र जी, इस वक्त हम लोग नेपाल में हैं, ये कौन सा जगह कहलाएगा? ये पुल्टेगोड़ा का ही एरिया है। पुल्टेगोड़ा। अच्छा, एक बात बताइए सर, इस बार जब लॉकडाउन लगा हुआ है तो क्या कोई समस्या भी हुई बाढ़ प्रभावित जो कार्य होते हैं किसी तरीके से काम करने में? हाँ, थोड़ा सा लेबर वगैरह का समस्या कुछ हुआ, मटेरियल का समस्या हुआ, लेकिन उतनी ज्यादा समस्या नहीं हुआ। इस बार समस्या कहाँ आ सकती है? अगर हम आपसे पूछें कि चूंकि अब कभी भी बारिश शुरू हो सकता है, तो समस्या कहाँ आ सकती है इस बार फ्लड को लेकर? ऐसे जहाँ जहाँ वनरेबल साइड्स थे सारे जगह पर करीब करीब काम करा लिया गया है, सुरक्षित कर लिया गया है। लेकिन फ्लड का अवधि है, नदी का नेचर है, कभी कभी इधर से उधर होते रहती है। उस को अभी प्रेडिक्शन तो नहीं किया जा सकता है कि हाँ उसमें कहीं हो, लेकिन हम लोग मैक्सिमम स्थानों पर सुरक्षित कर लिए। तो देखिए, बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के अधिकारी है, इन्होंने दावा किया है कि फिलहाल जो स्थितियां हैं नेपाल साइड में, जो फ्लड फाइटिंग काम लगभग पूरा हो चुका, बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। बिहार के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह वीरपुर बैराज पहुंचे। यहाँ कोसी अपने मूल स्वरूप का धारण कर चुकी है, जो नेपाल के वराह में सिमटी हुई दिख रही थी। ये जो जगह है 24.45 यानी वीरपुर बैराज से 24.45 किलोमीटर ऊपर अप स्ट्रीम टुवर्ड्स नेपाल, ये वो जगह है। और यहाँ नदी का अगर विस्तार देखें, जो हमने पहले दिखाया था और इस वक्त जो आप देख रहे हैं, नदी यहाँ काफी चौड़ाई तक फैली हुई आपको दिख रही है। यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर का विस्तार हो चुका है और यहीं से आप अनुमान लगा सकते हैं कि नदी जो छोटी सी वहां दिख रही थी कितनी तेज गति से बह रही थी। और यहाँ नदी अपने जो इसका स्वरूप है उसमें आप इस नदी को देख पा रहे हैं। और ये जो जगह है जहां हम इस वक्त खड़े हैं, ये देख रहे हैं कि स्पर के आगे ये जो एप्रन शेप का ये पूरा एरिया बनाया हुआ है, इसलिए कि इस नदी के बहाव को रोका जाए, क्योंकि ये जो नदी है ये ईस्टवर्ड जाती हुई दिख रही है। और ये जो पर्क्यूपाइन है ये इसी पर्पज से यहाँ लगाया गया है कि नदी की जो दिशा है उसको यहाँ से चेंज किया जाए और नदी को पीछे की तरफ धकेला जाए। तो कोशिश यही है। और अभी तक जो स्थिति है, आपने रास्ते में देखा कि किस तरह से जगह जगह पे स्पर का निर्माण अभी युद्ध गति से चल रहा है। और अभी ये जो पॉइंट है ये काफी क्रूशियल है इस नदी के लिहाज से और भारत के लिहाज से। साल 2008 में कुशाहा में कोसी ने बड़ी तबाही मचाई थी। ये कोसी बैराज से 12 किलोमीटर ऊपर वही जगह है जहां 12 अगस्त 2008 को एक बहुत बड़ा ब्रीच हुआ था। और ये जो बांध आप देख रहे हैं ये टूटा था और इसका नतीजा ये हुआ था लगभग 33 प्रखंड और तकरीबन 35 लाख के आसपास में जो आबादी थी भारत में वो प्रभावित हुई थी। इसके मद्देनजर भारत की तरफ से लगातार ये प्रयास होता रहा इन सालों में, बीते कुछ सालों में, कि जो नदी है जो पूरब की तरफ बह रही थी उसको किसी तरह से पीछे ढकेला जाए। और इसमें लगता है कि काफी हद तक भारत सरकार कामयाब भी रही थी, क्योंकि जो नदी यहां होती थी अभी आप देखेंगे उस नदी को कम से कम यहां से 3 किलोमीटर पीछे चली गई है कोसी नदी। बीच में छोटी सी धारा है लेकिन ये मुख्य नदी नहीं है। बहुत दूर कोसी नदी को पीछे ढकेलने में बिहार सरकार कामयाब रही है। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।